and members of the Legal Aid Center, बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का विधि संकाय का लीगल एड सेंटर वर्षों से बड़े प्रेजवर्दी एक्ट्स सराहनीय कृत्य कर रहा है। समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। बाहर के लोग भी हमारी ओपिनियन लेने आ रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारा लीगल एड सेंटर भविष्य में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा केंद्र साबित होगा। आज का जो प्रोग्राम है सबको न्याय दिलाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हमने दो विधिवेत्ताओं को हमारे लीगल एड सेंटर ने इनवाइट किया है। बोलना तो उन्हीं को है, वही सब अपने अनुभव बताएंगे। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा लीगल एड सेंटर और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें आशीर्वचन प्रदान कर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में की आज्ञा प्रदान की। अब मैं इसी सिरे से पुनः आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री एसपी त्रिपाठी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमें बताएं अपने अनुभव से कि विधि लीगल एड का हमारे एक छात्र के, एक लॉ स्टूडेंट के लाइफ में क्या रोल है और उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सर प्लीज, एसपी त्रिपाठी सर। धन्यवाद। धन्यवाद सबको, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। लीगल एड सेंटर लखनऊ यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके एकेडमिक कैरियर के अलावा जो प्रेजेंट सिचुएशन में लीगल स्फीयर में जितनी तेजी से विकास हो रहा है, अच्छी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे जो हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रशासन है, उसमें उसके लक्ष्यों की पूर्ति करने में मदद मिलेगी और इसमें विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान है। संक्षेप में मैं भूमिका के रूप में अपनी दो शब्द बताकर फिर पॉइंट्स पे आता हूं। मैंने वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पदार्पण किया और लगभग 27 साल की मेरी सेवा हो चुकी है। सन 1993 से लेकर आज तक न्याय प्रशासन में जो न्यायिक व्यवस्था है, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वैज्ञानिक विकास के साथ साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, रहन सहन में परिवर्तन आया है। दबे कुचले लोगों की आवाजें अब मुखर हो रही हैं। इसमें शासन से लेकर के न्याय प्रशासन सबका योगदान रहा है और इसी कड़ी में लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं लाई गई। हमारे संविधान में व्यवस्था दी हुई है, आर्टिकल 39A में है। दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 304 है, जिसमें लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस सेशन ट्रायल्स तक में जो मुलजिम अपने केस की पैरवी करने में अक्षम है, किन्हीं कारणवश गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, उनको कैसे मदद दी जा रही है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं नालसा, अगर लीगल एड जो हम यहाँ अपने न्यायपालिका में प्रदान करते हैं,
मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन हुआ है। त्रिस्तरीय है ये व्यवस्था। हर स्टेट में सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन है। और बहुत ही सुचारू रूप से ये संस्थाएं चल रही हैं, जिनको शासन से भरपूर मदद भी मिल रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है नेशनल लेवल पे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में, देख रेख में वहां से संचालित होती है। और वहां से जितनी भी योजनाएं लीगल एड के संदर्भ में कार्यान्वित की जाती हैं, वह जिला स्तर तक डायरेक्ट होती हैं और हम उनका अनुपालन पूरी तरह से करते हैं। कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे या पैम्फलेट्स वगैरह से या पोस्टर से आपको पता चलता होगा। जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बने हर जिले में, इनके स्तर से कौन कौन सी सुविधाएं लिटिगेंट्स को, पब्लिक को या ऐसे लोगों को जो अभी लिटिगेशन में नहीं आए हैं और जिन्हें लगता है कि हमें उन्हें मदद करनी चाहिए और उन्हें विधिक ज्ञान होना आवश्यक है, मदद प्रदान की जाती है। शिविर लगा करके, प्रचार के माध्यम से, अब तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी मदद दी जाती है। मैं क्रमवार बताना चाहूंगा आपको। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके तहत जिला स्तर पर जितनी भी अदालतें हैं, उनके द्वारा गरीब तथा आम व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों या कारागार में जो बंदी निरुद्ध हैं उनको, और एक तरीके से देखा जाए तो संपूर्ण जनमानस को विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। और इसके लिए एक न्यायिक अधिकारी अलग से डिप्यूट कर दिया गया है। पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले जो सिविल सीनियर डिवीजन होते थे हर जिले में, वही देखते थे सचिव के रूप में। अब सचिव का पद ही अलग कर दिया गया है, यानी उनको न्यायिक कार्य नहीं करना है, अपितु केवल लीगल एड सर्विसेज ही संचालित करनी है और योजनाओं को क्रियान्वित करना है। और मोटे तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मूल रूप से किनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, विधिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। जो एक्ट में दिया हुआ है उसके तहत सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी सदस्य हैं, उनको अगर विधिक सहायता की आवश्यकता है, विधिक ज्ञान की आवश्यकता है, तो उन्हें निःशुल्क मदद प्रदान की जाती है हमारे DLSA के द्वारा। दूसरे नंबर पे आते हैं अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगारी कराई जाती है और वह अपने को बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं, तो DLSA जो है वो अपने माध्यम से, अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से ऐसे लोगों का पता लगाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं लीगल तरीके से। तीसरे नंबर पे है महिलाएं और बच्चे। महिलाएं, चूंकि अभी जैसा कि भारतवर्ष में उतनी जागरूकता नहीं है, महिलाओं को मदद की आवश्यकता है, इसलिए उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, और प्लस उनके साथ बच्चे भी हैं। चौथे नंबर पे है मानसिक रोगी और विकलांग। उसके बाद है अनअपेक्षित अभाव, जैसे बहुविनाश, बाढ़, तूफान, हिंसा जिसके शिकार हो जाते हैं लोग, ऐसे लोग। औद्योगिक श्रमिक, फिर कारागार, किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल और मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में रखे गए व्यक्ति, और फिर लास्ट में है ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब हम इसके दूसरे आयाम पे अगर दृष्टिपात करें तो लीगल एड लोक अदालतों के माध्यम से भी हम देते हैं। हर जिले में राष्ट्रीय विधिक राष्ट्रीय नालसा के तत्वाधान में और सालसा के निर्देशन में DLSA द्वारा लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। पहले हर माह होती थी, अब 2-2 माह पे हो रही है इस समय। उसमें मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जितने भी छोटे केसेज हैं
फौजदारी के जितने शमनीय हैं, कंपाउंडेबल केसेस हैं, और प्लस सिविल के जो भी मामले हैं आपसी सुलह समझौते द्वारा लोक अदालतों में निस्तारित किए जाते हैं। छोटे मुकदमों की बाढ़ आ गई थी पहले, अब उनको लोक अदालतों के माध्यम से बहुत ही शीघ्रता से कम किया जा रहा है, पेंडेंसी कम की जा रही है, अदालतों में जो बोझ बढ़े हुए थे समाप्त हो रहे हैं। पब्लिक को, आम जनमानस को बहुत ही सुविधा हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है मोटरसाइकिल से या किसी गाड़ी से, वाहन से, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चालान हो जाता है मौके पर, उसके पास पैसे भी नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं होती, चालान जो है कोर्ट में आ जाती है, लिहाजा मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर लोक अदालतें न रहती या ऐसी सुविधा न रहती तो शायद वो कई साल तक कचहरी के चक्कर लगाते रहता। इसमें होता क्या है कि लोक अदालतें जो आयोजित होती उसके पहले ऐसे लोगों को नोटिस जाती है कि अगर आप अपने मुकदमे को समन कराना चाहते हैं तो कम से कम फाइन लगा करके आपका केस समाप्त कर दिया जाता है। इस ऐसे केसेस में उनकी उपस्थिति भी जरूरी नहीं होती है, वो अपने माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अपने पैरोकार के माध्यम से कोर्ट में फाइन जो आरोपी अधिरूपित किया जाता है उसको जमा करके अपना मुकदमा समाप्त करा सकते हैं। एक जो नई प्रगति हुई इस दिशा में, उसमें बताना चाहूंगा कि न्याय बंधु ऐप विकसित किया गया है। ये सबके मोबाइल पे उपलब्ध है। न्याय बंधु मोबाइल ऐप नालसा के द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करते हैं। मूल रूप से यह वह सेवा है जो नालसा द्वारा हर व्यक्ति के मोबाइल में उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जो है स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है हर जिले में। इसके अतिरिक्त हमारे डीएलएसए के सौजन्य से पूरे देश भर में हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसका नंबर है, चाहे तो आप नोट कर लें, आपके उसमें एकेडमिक उसमें लाभ होगा। 1800-419-0234। अगर आवश्यकता हो तो मैं रिपीट भी कर दूंगा इसको। इस पर अधिवक्ताओं की विधिक सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं, जो हमारे पैनल में, डीएलसी के पैनल में रहते हैं अधिवक्ता, उनसे मदद ली जा सकती है इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। ऐसे पैनल में कुछ चयनित अधिवक्ताओं को रखा गया है जो जन सेवा के लिए अपने को समर्पित किए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो ये डीएलएसए हैं, कोविड-19 का जो संक्रमण काल था उसमें जो लोग सफर किए हैं उनके लिए भी विशेष रूप से अलग से सेवाएं दी गई हैं, उनको जागरूक किया गया है। यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटर्स में जा जाकर हमारे जो सचिव हैं हर जिले में गए हैं, उन्होंने वॉच किया है, जितनी कानूनी मदद हो सकती है सब देने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से लीगल एड के संदर्भ में काफी प्रगति हुई है, लोग जागरूक हो रहे हैं। सचिव चूंकि पूर्णकालिक हो गए हैं हर जिले में, जो एक न्यायिक अधिकारी होते हैं सीनियर डिवीजन कैडर के, वह लगभग हफ्ते में 3 या 4 शिविर गांव-गांव में जाकर लगाते हैं, लोगों को कानूनी गतिविधियों के बारे में कानूनी जानकारियां देते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके कानूनी अधिकारों को बताते हैं। और इस तरीके से जो पहले कानूनी ज्ञान के अभाव में शोषण होता था उनका, या जो लोग वंचित रह जाते थे न्याय पाने से, अब उनके लिए न्याय पाना सुलभ और आसान हो गया है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से लीगल एड के संदर्भ में अब जो है व्यवस्था पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है और जो गरीब तबका है इससे भरपूर लाभ उठा रहा है। अब जहां तक आपके स्तर विद्यार्थी का क्या रोल है इसमें, या उनको कहां तक इससे लाभ होगा, ये एक बहुआयामी क्षेत्र है। और जाहिर सी बात है, आप लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, आप या तो अधिवक्ता बनेंगे या जज बनेंगे या विधिक सलाहकार बनेंगे। अगर इस फील्ड में रहते हैं तो इसका जानना बहुत जरूरी है।
तो लीगल एड के संदर्भ में ये मूलभूत बातें रही। हमने स्ट्रक्चर के विषय में बताया और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके विषय में बताया। बाकी हम जो आप नेक्स्ट वक्ता हैं और हमारे डीन साहब जो हैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीपी सिंह जी, वो बताएंगे। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप अवश्य पूछ सकते हैं मुझसे। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है चीफ गेस्ट के रूप में, बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। प्रोफेसर सीपी सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद। मैं प्रेजेंट हूँ, प्लीज जो संयोजक हैं आगे कार्यक्रम चलावें। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपने इस व्यस्तम समय में से हम लोगों को समय दिया और बहुत ही बिंदुवार से हमारे लीगल एड के बारे में बताया। सर आपने एक नई चीज हमको बताई, न्याय बंधु ऐप, और आगे जब भी हम कार्यक्रम करेंगे लोगों को इस ऐप के बारे में अवेयर करेंगे। जी यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब इसी कड़ी में मैं श्री गंधर्व पटेल सर, जो कि अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश बहराइच में कार्यरत हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और सर ने हमारे इस लीगल एड सेंटर को बहुत ही करीबी से देखा है। ये हमारे इसके भूतपूर्व छात्र संयोजक भी रहे हैं, तो सर को हमारी कार्य प्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सर अपने जो भी न्यायिक उनका अनुभव रहा है और इस कमेटी से संबंधित जो उनका अनुभव रहा है वो विस्तृत तरीके से हमें बताएं और मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। श्री गंधर्व पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग टू रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सीपी सिंह सर, हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। टू रिस्पेक्टेड मिस्टर एसपी त्रिपाठी सर, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बलिया। टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, chairperson legal aid clinic, faculty of law, University of Lucknow, and to all the participants of this orientation program. As far as my knowledge is concerned, the theme of today's orientation program has been decided to be a legal aid, a brief introduction, access to equal justice for all, and a criminal justice system in consonance with legal aid, as far as my knowledge is concerned. तो अगर हम इसको क्रमवार तरीके से बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे इस पूरे सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं सर ने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को सारे आयामों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बचा हुआ है। अब मैं दूसरे तरीके से इसको शुरू करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सर ने तो सब कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। पहले तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं लीगल एड से जुड़ा हुआ हूं, हर साल एक फ्रेशर्स बैच के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया ही जाता है। कहीं ना कहीं उसका एक जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि क्यों इस प्रोग्राम को कराने की आवश्यकता पड़ती है, वो ये है कि एक मेडिकल फील्ड ऐसी है और एक लीगल फील्ड ऐसी है कि जिस दिन आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो एक जनरल प्रिजम्पशन है कि आपको डिग्री अवार्ड होते ही आप इस प्रोफेशन के एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। फिर चाहे आप प्रैक्टिस करें एज एन लॉयर और एडवोकेट, आप फिर चाहे जज इको हो रही है आवाज? हेलो? नहीं सर, बीच में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अभी ठीक है सर। नहीं सर, अभी सही आ रही है। हाँ ठीक। तो आप चाहे जिस प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन के चाहे जिस भाग में रहें, चाहे आप बार में रहें, चाहे आप बेंच में रहें, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ये माना जाता है आपने डिग्री ले ली तो अब आप इसके अभिन्न अंग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लीगल एड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इसको समझने की। दूसरी चीज है कि एक लॉ स्कॉलर के लिए जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं और फिर टिल लाइफ आप एक लॉ स्कॉलर ही रहेंगे, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, आप पे ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज कर रखी है कि आपको उसको परफॉर्म करनी ही करनी है। पहले तो ये देखते हैं कि कहां से लीगल एड का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है प्रेजेंट सिनेरियो में।
आर्टिकल 39A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फ्री लीगल एड की बात करता है, और वो जो ड्यूटी कहीं ना कहीं हमारे स्टेट पे या कह दे कंट्री पे कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज किया या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इम्पोज किया। कुछ माइंड में उनके जो थॉट्स रहे होंगे उनको ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज तो ये है कि इतने लंबे कॉलोनियल एरा के बाद कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन, डिप्लीशन हो जाने के बाद हमारे देश में बहुत ही इनइक्वालिटी आ गई थी। या तो बहुत उच्च तबका था या तो बहुत निम्न तबका था। तो किसी के पास सब कुछ था, किसी के पास कुछ नहीं था। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ राज्य पे एक दायित्व दे दिया गया कि हर व्यक्ति को उचित विधिक सलाह की आवश्यकता हो सकती है। फिर ऐसे देश में जहां मेजॉरिटी इलिटरेट है, एक अनपढ़ों की कह सकते हैं काफी तादाद है, तो उनको आप अगर आर्टिकल और प्रोविजन भी बताएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। आप उनसे अनुच्छेद में बात करेंगे तो शायद वो आपको कुछ ऐसा आपके सामने बिहेव करेंगे कि आपका मनोबल गिर जाएगा और आप दोबारा फिर इस क्षेत्र में काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जो मूलभूत चीज है समझने की कि आप लीगल एड इम्पार्ट कैसे कर सकते हैं। पहली चीज कि जो सर ने बताया कि फुल टाइम सेक्रेटरी डीएलएस से बना दिए गए हमारे सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर के ऑफिसर्स, उनका रोल जो है वो तो फुल टाइम लीगल एड प्रोवाइड कराने का है। बट हमें मेजरली देखना है कि हमारा फ्रेशर्स बैच जो आ रहा है और जो इस लॉ के करियर में अपना पहला कदम रख रहा है, उसको कैसे इस चीज को अपने वर्किंग में इनकलकेट करना है कि हाँ हमें भी आवश्यकता है इन चीजों को जानने की। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके एम्पैथी को बिल्ड करता है कि कैसे आप अपने सामने वाले के दर्द को महसूस कर पाएं। आप खुद उसकी जगह खड़े होकर उसके दर्द को महसूस कर पाएंगे, तभी आप उसको किसी प्रकार की सलाह दे पाएंगे। और वो एम्पैथी कहीं ना कहीं बिल्ड होती है जब आप इस प्रोफेशन के नोबेलनेस को जाने कि क्यों इस प्रोफेशन की इतनी आवश्यकता आ पड़ी। सबसे पहला मेजर जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो इसमें हॉनरेबल जस्टिस VR कृष्ण अय्यर साहब ने सबमिट करी थी 1973 में, जिसका एक स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ चाहूंगा कि आपको कोट करूं कि लीगल एड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी और कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ कोर्ट बिल्डिंग। पहली चीज तो ये कि ये राज्य किसी के लिए कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, और दूसरी ये कि ये सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं है, ये बाहर भी है। अब लीगल एड आप बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कैसे इसको डिलीवर कर सकते हैं किसी एक इलिटरेट पर्सन को या किसी नीडी को या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये मेन मैटर है। आपने टॉपिक में एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लीगल एड से जोड़ने की कोशिश करी है, जो शायद मुझे जहां तक समझ में आ रहा है सेक्शन 304 CRPC रखा गया यहाँ पे, उसको रखने का प्रयास किया गया, बट वो आपके लीगल स्फीयर में नहीं आता मुझे जहां तक लगता है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको फोकस करना चाहिए उन स्कीम्स पे, जैसे डीएलएसए के द्वारा स्कीम, नालसा के द्वारा स्कीम या सालसा के द्वारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, आप उन पे फोकस करिए। आपके पास बहुत लर्नेड फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में, वो आपको तो लीगल प्रोविजन पढ़ा देंगी, बट आप किसी गांव में जाके किसी आदमी को लीगल प्रोविजन नहीं पढ़ा पाएंगे। आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आई, उसमें डीएलएसए की योजना है। बहुत से ऐसे लाभार्थी जिनको पता ही नहीं है कि उनके हक हैं, उन्हें 1,50,000 सरकार दे रही है, सिर्फ वो विक्टिम है इसलिए, तो लोग अप्लाई तक नहीं कर पाते। अप्लाई करने के लिए उनके पास एप्लीकेशन लिखने का तरीका नहीं पता है। तो आप राह चलते आप अपनी ड्यूटी इम्पार्ट कर सकते हैं। कोई भी आदमी आपको नीडी दिखे उसकी मदद करिए। बाकी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो एक्यूज्ड ओरिएंटेड है ही। अगर एक्यूज्ड के पास एडवोकेट नहीं होगा तो वहां पे मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, हर आदमी ड्यूटी बाउंड है कि उसको एक लीगल एड प्रोवाइड कराए, तुरंत किसी भी लॉ प्रैक्टिशनर या एडवोकेट को हायर करके उसके साथ अटैच किया जाए। बट यहाँ जो मेन मैटर है आपके लिए, वो कंसर्न है सिर्फ स्कीम्स को जानना। और इसके लिए मैं लीगल एड क्लिनिक के जितने भी मेंबर्स इस वक्त यहाँ पे हैं उनसे कहूंगा कि आप चाहे UPSLS से जवाहर भवन में चले जाएं, उनके पास पैम्पलेट छपे रखे होंगे,
आप उन पैम्पलेट्स को ले लीजिए, उनमें डिफरेंट स्कीम्स हैं। चाहे वो बीच में आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई योजना चली थी, एसिड अटैक विक्टिम्स के केसेस, उनको कंपनसेशन दिया जा रहा था। तो इन पैम्पलेट्स को अगर आप रखेंगे और आपकी नॉलेज में ये रहेगा कि ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, कि हाँ भाई गरीब आदमी है, वृद्ध है, तो वृद्ध के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, एक बच्ची है तो उसके लिए क्या योजना चल रही है, उसकी शिक्षा के लिए, ये योजनाएं जब आप उन तक पहुंचाएंगे तो वो शायद आपसे जुड़ पाए, वो धाराओं पे नहीं जुड़ेंगे। ये चीज है ध्यान देने की। बाकी तो सारी चीजें सर ने डील करी थी और इससे अतिरिक्त कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए मुझे इधर उधर अपना जो आपको प्रैक्टिकल बताना था वो मैंने बता दिया। बाकी काम डीएलएसए अपना कर ही रहा है। एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे आपका काम ये है कि आपसे जो कोई भी आदमी मिले आप उसकी मदद करने की पूरी प्रयास करें। आपसे ना हो पाए तो हेल्पलाइन नंबर है ही है, आप उसको हेल्पलाइन नंबर बताने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम हेल्पलाइन नंबर हर आदमी तक नहीं पहुंचा सकते। ये हेल्पलाइन नंबर। तो बस बाकी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को फॉर योर एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लर्निंग listening. Sorry. Thank you, sir. Thank you, sir. So much, Gandharv sir. One additional request to you. I think you were here like student, you were convener as well of the legal aid committee. So I request your experience, your personal experiences, like a bit more student, like because we are also joined by freshers here, like those who have recently joined the law. So I request please a bit more emphasis. Thank you so much, sir. Thank you. देखिए, शुरुआत में जब मैं लीगल एड कमेटी में आया था यहाँ पे, तो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एक्ट करते हैं, तो बीइंग प्रैक्टिकल हम बहुत ज्यादा इसमें इथिकल और थोड़ा उस लेवल पे हम नहीं जाते हैं, हम प्रैक्टिकल रहते हैं। आप यूनिवर्सिटी में कैसे करते हैं, आपके पास रिसोर्सेस की कमी है। बीइंग ए स्टूडेंट, आपके घर से आपको पैसा मिल रहा है, आपको इतना पैसा तो नहीं मिल रहा होगा कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा के आप कहीं टहल के रोज डीएलएसए पहुंच जाएं या रोज किसी जगह शिविर लगा लें, ये आप संभव नहीं है। प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम। तो शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त लीगल एड कमेटी रन तो कर रही थी, बट इतनी एफिशिएंटली नहीं रन कर रही थी जितनी आज कर रही है। हमारे टाइम में हमने शुरुआत करने की कोशिश करी कि थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। तो जो मेजर एक इशू आता है कि आप शुरुआत के 1-2 इंस्टांस में ही खुद को फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि आप जिसको बताने जाते हैं वो आपके। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने शिविर लगाया था वहां पे बख्शी का तालाब के पास एक गांव में हम लोगों ने लगाया था। वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो एक बहुत मेजर इशू हमारे सामने आया कि उस वक्त गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही थी गांवों को ओडीएफ फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री, कि खुले में शौच किस किस गांवों में खत्म हो गया है। हम लोग जब उस गांव में पहुंचे और शिविर लगाए तो 90% एलिगेशन प्रधान पे और उन पे ये लगा था कि इन्होंने फर्जी डिक्लेयर करा दिया है और किन्हीं भी घरों में भी शौचालय नहीं बना है। अब वहां जब आप जाएंगे बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप इन चीजों में उलझ गए तो आप वहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आप वहां गए, आपने देखा शौचालय वाकई में नहीं बना है। अब वो एक सिस्टम है, सिस्टम जो बना हुआ है उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप उनको स्कीम्स बताएं। अगर उनको लिखना नहीं आ रहा है उनको एप्लीकेशन दें। अब ये नहीं कि आप वहां पे तहसीलदार से और सेक्रेटरी से और प्रधान से लड़ने लग जाएं कि तुमने क्यों नहीं बनवाया, ये नहीं। तो आपको अपना एक जो माइंडसेट है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलना है, क्योंकि लीगल एड, जब आप लीगल एड क्लिनिक रन करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें समाज में जो गलत हो रही हैं वो दिखेंगी, उसको इग्नोर करना सीख जाइए। नहीं तो जो आप थोड़ा बहुत अच्छा भी कर पा रहे हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे, सब उसी के साथ खराब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि बाकी कोई खास नहीं है। लॉ आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। फ्रेशर्स बैच है अभी, बहुत ज्यादा इनको लीगल बैकग्राउंड बताने का कोई मतलब नहीं बनता। वो धीरे धीरे प्रोफेसर, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। अभी बीच से मैं सीआरपीसी उठा दूं, फिर आईपीसी उठा दूं और फिर सीपीसी पे आ जाऊं इंडिजेंट पर्सन पे, तो वो शायद इनके अभी समझ में उतना नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। कि सर ने जो बताया, एसपी त्रिपाठी सर ने जो बताया, वो लीगल एड क्लिनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। वो आप नोट करिए, क्योंकि शिविर में जब आप जाएंगे तो ये आपको पता होना, क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं वहां के, आप 4th ईयर 5th ईयर में हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके साथ वो आपके एज एन
एड हो सकते हैं। जैसे डीएलएसए के एड पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वैसे 4th ईयर के 5th ईयर के बच्चों के लिए एड्स जो होते हैं वो 1st ईयर 2nd ईयर होते हैं, क्योंकि वो यंग माइंड्स होते हैं, एनर्जी होती है उनमें। तो उन चीजों को आप अपने साथ रखिए। सर ने बताया उन स्कीम्स को बहुत बेहतर तरीके से अपनी वर्किंग में इनकलकेट करिए। आप जब वहां जाएं तो आपके पास ये सारी सूचनाएं होनी चाहिए। नहीं है तो आप चाहे लखनऊ के डीएलएसए में चले जाइए, चाहे आप मुझे बताइए, मैं बहराइच के डीएलएसए से डाटा आप तक पहुंचा दूंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स क्या चल रही हैं, लेकिन ये चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। Thank you so much, sir. I had one more additional question. I request you. Yes, sir. Like like while you were in your student life, how do you think like this joining such initiatives out of class, like going to such ground level works, camps, how do you think it contributes in development of a personality as a law student or as a person, and how it helps in further interviews, like how it helps in shaping of personality? Thank you, sir. इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जब आप किसी से भी मिलेंगे, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, 3rd ईयर 4th ईयर तक तो मैं जैसे डीएलएस से जाता था तो उतना टच में नहीं था। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप टच में आने लगते हैं लोगों के। तो जब आप किसी को वर्किंग करते देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एसपी त्रिपाठी सर हैं, वो उनकी 27 ईयर्स सर्विस हो गई है। आप कभी उनसे पर्सनली जब मिलेंगे, आप बैठेंगे उनके साथ, तो हो सकता है उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हो जो आपको अच्छी लगे, जो उन्होंने ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने अंदर धीरे धीरे करके इनकलकेट की है, जो उनके अंदर अब आई हैं इतने साल की सर्विस के बाद। जो एक पेशेंस होता है, धैर्य होता है, एक सोचने समझने की क्षमता होती है, वो जब आप उनके साथ उठने बैठने लगेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक अपने आप डेवलप हो जाती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को आप देखेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, जब आप बच्चा 5th 6th में होता है तो वो डांसिंग कंपटीशन से लेके स्टार्ट होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, और वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ वाले आदमी के साथ ही आ सकती हैं आपके अंदर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का रोल जो है वो आप देखिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी लेवल पे इंपीरिकल थीसिस में भी, इंपीरिकल जब स्टडीज होती हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन सभी चीजों को आप एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट मानते हुए इनको जरूर परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता है। आप मूटिंग करने जाते हैं तो आपके बोलने की, आपकी वोकल एबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर आप मूट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप थोड़े से इंट्रोवर्ट रहें, अपनी बात कहीं एक्सप्रेस ही ना कर पाए सोसाइटी में। तो ये चीजें आपके अंदर धीरे धीरे लाई जाती हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपका पेशा बोलना ही है। अगर आप लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और आगे चल के लॉयर बनते हैं, तो आप अपना लिवलीहुड आप अपनी वोकल एबिलिटीज से ही अर्न करेंगे और किसी चीज से नहीं करेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे थोड़ा फोकस करें। Thank you so much, sir. Thank you so much. Manish, please carry ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही बिंदुवार हम लोगों को सारी बातें बताई, और एक विधि के छात्र में लीगल एड का क्या महत्वपूर्ण है उसके भी बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं हमारे इस कमेटी की भूतपूर्व छात्र संयोजक सुश्री अमृता मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करें, जो कुछ उनका इस कमेटी से संबंधित रहा और उन्होंने जो नए इनिशिएटिव लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान। मैम प्लीज। थैंक यू सो मच मनीष, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरी आवाज वॉइस ब्रेक हो या कुछ हो तो आप प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिएगा। मैं मोबाइल फोन से कर लूंगी लॉगिन, बिकॉज अभी थोड़ी सी मुझे कनेक्टिविटी इशू हो रही है। And a very good evening to Honorable Justice S.P. Tripathi sir and our respected Dean sir and Mr. Gandharv Patel and our upcoming convener Akash Singh. Hello, good evening. Hello ma'am. Good evening ma'am. And मैं अमृता यादव हूँ, जो लेटेस्ट फॉर्मर कन्वेनर हूँ कमेटी की, और फॉर्मर कन्वेनर टर्म अभी भी मेरी लीगल एड से एसोसिएशन में फॉर्मर कन्वेनर मेरे साथ अभी सिंक इन नहीं हो पाया है, बट फिर भी
bygones be bygones और लेटेस्ट फॉर्मर कन्वीनर एंड वेल रेड इंस्टा वो किड होने की जिम्मेदारी के साथ मैं लेती हूँ और आप सभी को लीगल एड क्या है, लीगल एड क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी मेरे 2-3 साल रहे हैं इसमें विधिक केंद्र में, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है उसको बताना। हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। जी, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ना बस अपनी लैपटॉप को कुछ बोल के सुना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। तो यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो लीगल एड क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको, स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी एलयू के जो लीगल एड है, क्योंकि बाहर का जो डीएलएसए है, एसएलएसए है, उसके बारे में सर एसपी त्रिपाठी ने और मिस्टर गंधर्व पटेल ने काफी अच्छे से बता दिया। और जो रहा सहा थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मैं कुछ नया बताऊंगी, वो पुनीत ने पूछ लिया सर से कि अपने एक्सपीरियंसेस और गांव के बारे में शायद मैं कुछ नया बता सकती थी, पर मैंने जो है आप लोगों को बताने के लिए कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें ये है कि लीगल एड क्या है, लखनऊ लीगल एड क्या है, आपको लीगल एड ज्वाइन करने के क्या फायदे होंगे, और अगर आप लीगल एड के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, और जो भी प्रोग्राम्स मैंने कराए हैं उसके जो ट्रिक्स या जो भी प्रक्रिया मैंने अपनाई थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बाकी आपको गाइड करने के लिए 5th ईयर 4th ईयर के लोग हैं। और दूसरा इशू मेरा है कि जेंडर इक्वालिटी पे कैसे काम करते हैं। पहला, लीगल एड क्यों, लीगल एड क्या है? लीगल एड है जो जिसमें हम सभी सारे स्टूडेंट्स एज अ लॉयर अपने आप को एक एक्स्ट्रा करिकुलर तो नहीं कहेंगे इसको, एक एज अ प्रोफेशनल की तरह हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। आपको बस अपने हक के लिए आप किसी भी कमेटी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आप वहाँ पे खुद अकेले बनेंगे, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मीटिंग से या फिर कल्चरल कमेटी में जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, लीगल एड सेल में या लीगल एड कमेटी में काम करके आपको जो है आप एक बहुत बड़े तबके को जो कह सकते हैं कि एक रियल लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो आप वहां के लोगों को मदद करते हैं, तो उससे आप एक बेहतर इंसान या फिर किस तरफ आप अपने जीवन को मोड़ रहे हैं उसमें आपको बहुत मदद करता है ये। तो पहला जो है कि और आप सॉरी गांव, पहला ये है हम जो हमारा इनिशिएटिव था जो पहले भी था गंधर्व पटेल सर के और प्रशांत सर के टाइम पर भी, जस्ट एक्सक्यूज मी वन सेकेंड। Sorry, I'm really sorry. Hello. Yes, आवाज आ रही है। I'm really sorry. कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, तो मैं बता रही थी कि हम जो सबसे पहले जो काम होता है हमारा और जो हमें असाइन भी किया जाता है कॉलेज के द्वारा, डीएलएसए एसएलएसए के द्वारा, वो होता है पहला लीगल एड गांव में लीगल एड कैंप लगाना, गांव में कैंप हम गांव के प्रधान के से कोऑर्डिनेट करके लगाते हैं। जैसा अभी गंधर्व सर ने बोला कि वहां पे जाने पे अगर आप कैंप लगाते हैं तो आपको सबसे पहले और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ग्राम प्रधान के पक्ष में ही आती है कि उसने मक्कारी करी है, उसने जो है सही से पैसे नहीं दिए हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले आप वहाँ के ग्राम प्रधान को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि हम तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, हम जो तुम काम कर रहे हो उसी को थोड़ा और अच्छे से और थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो सबसे बड़ा जो बेसिक हमारा वो होता है कि ग्राम प्रधान जो होता है भाग रहा होता है, उसको पकड़ना होता है। और 1-2 बार तो पिछली बार पुनीत या उसको जो है उसको वो भी करवाना पड़ा था, डीएलएसए से फोन करवाना पड़ा था। तो इस टाइप की ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आप एक इंसान कैसे हो रहे हैं, एक जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको मूव करके नो डाउट आप एक अधिवक्ता के तौर पे बोलने के लिए अधिवक्ता के जो गुण होते हैं वो आप सीख सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफेशनल क्या बोलेंगे प्रोफेशनल वो है टूल है आपके जीवन के लिए। पर एक पर्सनल इंसान, एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन आप कैसे बढ़ रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, क्योंकि
कॉलेज लाइफ में आप 12वीं तक पूरी तरह से अपने टीचर या फिर अपने घर वालों के साथ में रहते हैं, जो इसमें आपका पूरा छत्र छाया में रहते हैं, घर वालों की छत्र छाया में आप रहते हैं। यहाँ कॉलेज में आते हैं तो बहुत से लोग हॉस्टल लेते हैं, रूम्स लेते हैं, या फिर आप घर से अप डाउन करते हैं, तो एक बहुत ज्यादा समय होता है जब आप अकेले होते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो यहीं से समय स्टार्ट होता है जब आप एक इंसान के तौर पे, एक बेहतर इंसान के तौर पे बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये लीगल एड के थ्रू आप जब लोगों के साथ मिलते हैं, गांव में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, रियल लाइफ इन द सेंस कि पानी नहीं आ रहा है, लोग पानी नहीं है, सीवर नहीं है, घर नहीं है, और जैसा कि ओपन डेफिकेशन का हमारी गवर्नमेंट ने किया है, उसमें क्या लूप होल्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं उसमें लूप होल्स कहाँ पर हैं, क्या हैं, वो हमें जब हम एक फील्ड में जाते हैं, एक उसमें जाते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ क्या है। क्योंकि आप एक इंडिविजुअल इंसान की तरह, एक आजकल बड़ा फैशनेबल टर्म है स्ट्रॉन्ग हेडेड होना। स्ट्रॉन्ग हेडेड होना ये नहीं होता है कि आप अपने लिए लड़ ले रहे हैं, अपने लिए बस स्टैंड ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड होना होता है कि जब कहीं पे किसी अन्य के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी अन्य संवेदनहीनता कोई दूसरा व्यक्ति दिखा रहा है, तो वहां पे आप कितने संवेदनशील हो सकते हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं जो अपनी बाधाओं को या अपने परेशानियों को, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे करें। जब हम लोग जिसका जिक्र अभी गंधर्व सर ने किया कि एक लीगल एड कैंप हमने लगाया था गांव में, जिसमें प्रधान के प्रति वो आई थी, और ओपन डिफिकेशन नहीं था, कहीं पे भी नहीं बना था, वॉशरूम्स नहीं बने थे, हमने देखा था, हमने बात करी थी लोगों से। जिनके घर बना भी था वो एज ए स्टोरेज यूज हो रहा था। उसमें बस एक सरकारी व्यवस्था का ही फॉल्ट या फिर वो नहीं है कि एक सरकारी व्यवस्था की वजह से ही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। एज एक समाज या एक सोसाइटी के तौर पे हम कैसे रह रहे हैं, हम एक इंसान के तौर पे कैसे रह रहे हैं, वो भी एक वो होता है। क्योंकि उन्हें ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि वो मतलब घर के अंदर वॉशरूम में जा करके वो यूज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रोल सबसे ज्यादा जो होता है आपका एक एज ए ह्यूमन और एक इंसान के तौर पे ये होता है कि उन्हें नहीं समझ है, वो अपनी संस्कृति तो नहीं, मतलब जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उसमें फंसे हुए हैं कि वॉशरूम तो घर के बाहर ही जाया जा सकता है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि घर के बाहर जाना, वहां पे ओपन डेफिकेशन करना कितना प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लमैटिक क्या है। बल्कि आप घर में रह करके आप वातावरण या पर्यावरण को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लॉ स्टूडेंट, लॉ कानून विधि या कानूनी विधि के अलावा जो आपका रोल होता है वो यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे ऐसे होता है। दूसरा कि लोगों से आप जब जाएंगे वहां पे, दे आर नॉट वेरी फ्रैंक, लाइक वो बहुत ओपन वार्म वेलकम नहीं करेंगे आपका, क्योंकि वो आपसे पहले भी ठगे जा चुके हैं व्यवस्था के नाम पर, प्रधान से या फिर जो सरकारी व्यवस्था, आपसे पहले भी लोग वहां पे जाकर के कैंप लगा करके आ गए हैं। वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप कुछ फ्रूटफुल या कुछ इम्पैक्टफुल नहीं करते हैं। हम जब एज अ कमिटी काम कर रहे थे वहां पर, तो अनुराग सर या फिर अनुराग सर का बेसिकली ये कहना होता था कि भाई आप लोग जो भी काम करें उसका इम्पैक्ट कुछ होना चाहिए, उसका आउटपुट कुछ आना चाहिए। तो वही मैं आपको ट्रांसफर करना चाहूंगी जो हमारे अभी कोर कमिटी मेंबर्स हैं उनको, कि आप सभी जब काम करें तो बस एक इवेंट कॉपी, मतलब अपने एनुअल रिपोर्ट में इवेंट बढ़ाने के लिए नहीं करें। आप जब इवेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट या कुछ फ्रूटफुल किसी के लिए भी, समाज के किसी भी तबके के लिए वो समाज के किसी भी तबके को एक फायदा पहुंचा रहा है, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा होगी, जैसा अभी एसपी त्रिपाठी सर ने कहा कि महिलाओं में अवेयरनेस की कम है, इसलिए उन्हें एक उसमें रिजर्वेशन या उसमें रखा गया है उसमें। तो लीगल एड के थ्रू आप जो जेंडर इक्वालिटी या फिर एक जो आधी आबादी जिसे नाम दे दिया गया है, आधी आबादी महिलाओं की पूरी
जनसंख्या को आधी आबादी कहते तो हैं, पर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी या फिर सरकारी व्यवस्था या समाज ऐसा ही है जो स्त्री द्वेषी है। अभी भी स्त्रियों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आप अगर लीगल एड में आते हैं, आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स या बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बस महिलाओं की समस्याओं को लेकर के बने हुए हैं, जो बस महिला ओरिएंटेड हैं। जैसे कि अभी इस साल नया स्टार्ट हुआ है पॉश में आप बस एक लीगल कानूनी वो नहीं देंगे। आप जा रहे हैं स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन से मिलने के लिए, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके वो आपसे शेयर करेंगी, या फिर आपके साथ में जो लड़की है उसको बस एक टॉपिक आने भर से, सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिजिकल अब्यूज शब्द आने भर से आप दोनों के बीच में, एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो गैप होता है, जो टैबू होता है नहीं बात करने का, बस वो एक शब्द इतना स्ट्रांग है कि आप उसकी जो हेजिटेशन है या जो टैबू है उसको एक थोड़ा मतलब खत्म नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। आप बस बात करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बोलना, जैसा कि आपने सुना और बोला है कि बोलना जरूरी है। रवीश कुमार ने इस पे एक पूरी किताब लिख दी है कि बोलना जरूरी है, बोलना ही है। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी इनजस्टिस छोटा बड़ा, आपको लग रहा है कि मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा, नहीं, आप बोलिए। कोई आप किसको कहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं ये बात आपको भी नहीं पता है। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सौरभ और पुनीत या जो भी जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं कि आप लोगों ने ये इस इनिशिएटिव को जो पिछले साल चल रहा था, बस एक प्रोसेस में रह गया था कोरोना की वजह से, उसको आपने आगे बढ़ाया। 1-2 प्रोग्राम शायद से हुए भी हैं, प्लस इससे पहले जो चलती थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम होता था, अभी हम लोगों ने बस यूनिवर्सिटी में ही किया था इसे। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी टीचर जब हमने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव, पहली बार जब हमारा पहला सेशन हुआ था LT1 में, तो हमारी जो फीमेल टीचर्स थी और जो थी, उन्होंने बोला कि उनके शब्द हैं, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये उनके शब्द हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एक जो जेंडर बायस को खत्म करने के लिए या जेंडर इक्वालिटी का जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव हो सकता था वो यही है कि, और वहां पे सिर्फ लड़कियों की मौजूदगी नहीं, लड़कियों से कहीं ज्यादा लड़के थे जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे या मेंस्ट्रुअल कप पे अपना सेशन कर रहे थे। तो आप एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, आप वहाँ एक लीगल एड सेल या फिर जब आप बाहर जाएंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। जब आप कैंप में जा रहे हैं, लीगल एड कैंप के थ्रू आप गांव में जा रहे हैं, आप कैंप लगा रहे हैं, आप जो है इवेंट्स कर रहे हैं, आप कहीं पे सेशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक जो आपका कंफर्ट है 12th क्लास का या फिर ग्रेजुएशन का जो कंफर्ट है, आप उस कंफर्ट से आते हैं। लॉ जो है एक बहुत ही डाइवर्स या बहुआयामी क्षेत्र है, तो उसमें आपको हर क्षेत्र में एक एक्सपोजर मिलेगा। आप अपने आप को आपको किस दिशा में जाना है, जैसे अभी सर ने बोला कि एक बच्चा जब डांस 5वीं 6वीं में होता है तो डांस भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, पढ़ाई भी कर रहा है, मूटिंग भी कर रहा है, सब कर रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे 12वीं या ग्रेजुएशन तक समझ आता है कि उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। उसी तरह से आप लॉ के इतने क्षेत्र हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप कहीं फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, सबसे बेहतर और बेसिक सी चीज है कि किसी चीज को आप क्यों कर रहे हैं। आप उसको तभी जान सकते हैं जब आप लोगों के बीच जाएंगे, आप लोगों के बीच जा करके देखेंगे। गांव में आपको बहुत से लोग होंगे, आप लोग जो अभी शहर से होंगे, या बहुत से लोग होंगे जो रूरल एरियाज से भी आए होंगे। तो आप लोग जब गांव में जाते हैं, ये मेरा अपना खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि बच्चे जाते हैं और पागल से हो जाते हैं कि वाओ गाय, या फिर ये देखो भिंडी पेड़ में उगती है। लिटरली ये एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप जब इस जगह पे ऐसी एक उसमें रह रहे हैं, जो हमारा 70% जो जनता है, जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में है, किसान है या माइग्रेट होकर के आई हुई है, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं आप तभी समझ सकते हैं। आप किताबें पढ़ लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगी। जिस तरह से काचा इलैया जी कहते हैं कि दलित, बहुजन या फिर जो पिछड़ा वर्ग है या जिसकी समस्या है
वही उसे ज्यादा बेहतर बता सकता है जिसने उसे भोगा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो एक रियल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, वो गांव में जा करके ही पता चलेगा, गांव में या कैंप में ही जा करके पता चलेगा। ये जो हम सेशंस करते हैं यूनिवर्सिटी में बैठ के करते हैं, ये एक बहुत ऊपरी या सतही बातें करते हैं हम। आप मूड कर रहे होते हैं, सॉरी, मूड जब कर रहे होते हैं आप, तो आप बस यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हैं जिनसे आप मिल चुके हैं। जब तक ये नेशनल मूड नहीं है तब तक आपको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलता है। पर लीगल एड सेंटर में आपको हर आए दिन आपको एक नया इंसान मिल रहा है, आपको एक नया व्यक्ति मिल रहा है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं। तो आपको एक एक्सपीरियंस जो है, आप बाहर जाएंगे, आते हैं कि जिसका एक्सपीरियंस है वही आपको बेहतर समझा सकता है। तो आप गांव में जाएंगे या फिर लोगों के पास जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जो आप हमारे यहाँ के नर्सरी के बच्चे हैं, जो बच्चे नर्सरी में वहां पढ़ रहे हैं, उन दोनों को आप देखेंगे तो दो पैरेलल लाइफ एक ही जगह पे 50 से 60 किलोमीटर के दरमियान दो लोगों की दो पैरेलल लाइफ चल रही होती है। उसको समझने के लिए आपको उनके बीच जाना पड़ेगा, उनसे आपको बातें करनी पड़ेंगी। तो ये होता है कि जैसे बारिश होती है, बारिश किसी भी मौसम में हो जाए, फेसबुक व्हाट्सएप भर जाता है कि वाओ इट्स रेनिंग, एज इफ उन्होंने स्टेटस नहीं लगाया होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इट्स रेनिंग। बट before celebrating rain cannot be celebrated in every season, get that straight, right? कि आप हर बारिश को एक बहुत ही ओवररेटेड बना दिया है हमारे कवियों ने, और जो वो हैं उन्होंने, कि एक जो ब्लॉगर्स या कवि आप कह लो, उन्होंने बहुत ही ओवररेटेड कर दिया बारिश को। लेकिन बारिश किसी भी मौसम में हो, आप वाओ इट्स रेनिंग नहीं करना चाहिए आपको। आप करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, इसे आप पर्सनली मत लीजिएगा। जो भी लगाते हैं या लगाएंगे, आई हैव नो इश्यूज विद देम, लेकिन आप जब लगाते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि जो किसान जिसने खेत में अपने चना लगाया हुआ है, जिसने सरसों की खेती की हुई है, उसकी चौपट हो गई है एक बारिश या ओले से। उसकी पूरी की पूरी जीवन की कमाई, इस पूरे सीजन की कमाई वो चौपट हो गई है। तो आपको ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा जब इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप पले बड़े हुए हैं एक शहर में, आपको नहीं पता है कि गेहूं कब लगाया जाता है, धान कब लगाया जाता है, बारिश कब चाहिए, सूखा कब चाहिए। तो ये जब आप जाएंगे गांव में तभी आपको पता चलेगा। जी बताएंगे मनीष? मैम थोड़ा समय का इशू है, प्लीज आप। अच्छा, मैं जल्दी से ठीक कर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम सॉरी, मैं बहुत आगे निकल गई शायद से, बट हाँ ठीक है। अब मैं ये बोलूंगी कि आप फन करिए, क्लबिंग एंड ड्रिंकिंग, ड्राइविंग सब करिए। ड्रिंकिंग इज नॉट इंजूरियस, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ बट इट्स नॉट अ सिन। मोरल इश्यूज में मत फंसिए आप लोग, सब करिए, पर जिस उद्देश्य से जिस लिए आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर उसका भरपूर उपयोग करिए। आप सभी जो है ऐसे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट या फिर एक अनएक्सपेक्टेड समय में आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे हम दोनों आप मुझे देख रहे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, बट मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ कि मेरे बोलने से आप पे क्या असर हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है। तो बड़ी वेग सी फीलिंग है, बट बात वही है कि एक शेर है उनका, सर साहिल लुधियानवी का है शायद, कि 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी एक्सपोजर मिला है, इसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब करिए और अपने आप को जितना एक्सपोज कर सकते हैं रूरल एरिया। मेरा एक बहुत ही सजेशन है बेसिक सा, कि आप एनवायरनमेंट, रूरल एरियाज और जो तबका पिछड़ा हुआ है और आपके साथ, और जेंडर इक्वालिटी आप बस गांव में नहीं, आपके साथ में जो आपके सहपाठी या आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी अपनाइए। हम समझते हैं ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सी सारी चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी एक इंसान होने के लिए, हमें बराबरी का दर्जा देने के लिए। तो मेरी गुजारिश है सारे लड़कों से, लड़कियों से, एक ओपन माइंड के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आइए
और इसे और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। और मैं ये जो जिंदगी है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो मैराथन होती है, उसमें आपने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो आपको 5 साल बाद पता चलेगा, पर आपने हिस्सा ले लिया है, तो अब इसको होल हार्टेडली इसको वो करिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जो क्लैट अभी NLUs के लिए ट्राई कर रहे होंगे, करिए, बिल्कुल करिए। बेहतर करने का मौका सबको मिलना चाहिए, पर लखनऊ यूनिवर्सिटी को कमतर मत समझिए। अपने आप को कहीं ऐसा नहीं समझिए कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ। हर जगह आपको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर का एक अलग मतलब होता है। सदमे हजारों होंगे, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि जिंदगी गुलजार है। मैं आप सबसे बड़ी हूँ और अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ जिंदगी गुलजार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन समय की प्रतिबद्धता की वजह से मैं अब हमारे जो वर्तमान समय के इस कमेटी के छात्र संयोजक हैं मास्टर आकाश को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स चीफ गेस्ट और जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनके मास्टर आकाश। Thank you Manish, thank you. It's an honor to have been asked to offer vote of thanks on this occasion. On behalf of my team here, I am very heartily gratitude all the speakers for sharing their graceful words with us. A special thanks to our chief guests, respected Sir Shri SP Tripathi Sir, Principal Judge Balia, and respected Sir Shri Ganda Patel Sir, Additional Civil Judge at Bahraich, who gave their vital time from their busy schedule to grace this meeting. Hope we all participants of this meeting are all inspired by your highly sparkling words. Thank you, sir. And I request you, sir, कि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, सर, एंड अपने अनुभव से हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहें, सर। थैंक यू वेरी मच, सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे, सर, अपनी वार्म प्रेजेंस देने के लिए, सर। थैंक यू वेरी मच, सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।